हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया। एंड वेलकम टू येट अनदर लेक्चर ऑफ द रिकर्शन सीरीज, जिसमें आज हम रिकर्शन के दो और प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। आज के क्वेश्चंस पे मूव करने से पहले लेट्स क्विकली रिवाइज जो हमने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चंस किए थे। सो लास्ट लेक्चर में हमने दो क्वेश्चंस किए थे, वन टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर n एंड अनदर टू फाइंड द nth फिबोनाची नंबर। देखिए, हम जो भी क्वेश्चंस करते हुए आ रहे हैं, जो हमने रिकर्शन का इंट्रोडक्शन लेक्चर किया था, उसमें ऑल्सो वी डिड प्रिंट इंक्रीजिंग एंड प्रिंट डिक्रीजिंग। सो अभी तक हमने जितने भी रिकर्शन के प्रॉब्लम सॉल्व किए, इसेंशियली हमने अभी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व किए हैं, बट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम डेवलप कर चुके हैं कि हम रिकर्शन के प्रॉब्लम्स में क्या कर रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग सीक्वेंस कैसे प्रिंट करते हैं, ये चीज़ हमने रिकर्शन से देखी। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये दोनों क्वेश्चंस करके आ रहे हैं। सारे ही क्वेश्चंस में हम क्या कर रहे हैं, क्या कॉमन है सारे क्वेश्चंस में? हम सारे क्वेश्चंस में तीन चीज़ें करते हैं। सब प्रॉब्लम्स फिगर आउट करते हैं कि यार इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या सब प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए सो दैट बड़ी प्रॉब्लम्स जो है सॉल्व हो जाएं, और इन सब प्रॉब्लम्स को हम रिकर्शन से सॉल्व कराते हैं। ठीक है, सो इसेंशियली हम इसको कहते हैं रिकर्सिव वर्क। ठीक, सेकेंड चीज हम करते हैं सेल्फ वर्क, कि चलो रिकर्शन ने तो कोई काम कर लिया, पर उसके बाद हमको क्या करना है। ठीक, देन थर्ड थिंग इज बेस केस, फिगरिंग आउट द केस whose answer we obviously know, whose answer is not dependent on any other sub problem. Okay, so essentially what we do is we ask recursion to do some work, है ना। हम कुछ भी काम बोलते हैं भाई रिकर्शन से करके लाने के लिए, कोई छोटा काम रिकर्शन से करके लाने के लिए, उस रिकर्शन के किए हुए काम में हम अपना कोई काम जोड़ देते हैं, जिससे कि हमारा फाइनल आंसर बन के आ जाता है, राइट। और एक बेस केस हमें अटैच करना होता है। बेस केस अगर हम नहीं लगाएंगे तो हम इनफाइनाइट रिकर्शन में चले जाएंगे, हमें स्टैक ओवरफ्लो एरर मिल जाएगा। ठीक, एक और टर्म हमने पढ़ी है रिकरेंस रिलेशन। रिकरेंस रिलेशन क्या होती है कि आप एक छोटे प्रॉब्लम और एक बड़े प्रॉब्लम के बीच क्या रिलेशन डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, इसेंशियली अगर आपने छोटी प्रॉब्लम का आंसर कैलकुलेट कर लिया है तो उसकी हेल्प से बड़े प्रॉब्लम का आंसर लाने के लिए, ठीक है, जो रिलेशन बड़े प्रॉब्लम और छोटे प्रॉब्लम में है उसको रिकरेंस रिलेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो हमने फाइंड फैक्टोरियल क्वेश्चन किया था, उसके अंदर फाइंड फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन में रिकरेंस रिलेशन क्या थी कि भाई एफ एन इज इक्वल टू एन इंटू एफ एन माइनस वन। कि रिकर्शन आप हमें एफ एन माइनस इसेंशियली आप एन माइनस वन का हमको फैक्टोरियल ला के दे दो, उसमें हम एन मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एन का फैक्टोरियल आ जाएगा। दिस वॉज द रिकरेंस रिलेशन फॉर द फैक्टोरियल प्रोग्राम, राइट। nth फिबोनाची नंबर के लिए रिकरेंस रिलेशन थी एफ एन इज इक्वल टू एफ एन माइनस वन प्लस एफ एन माइनस टू। ये दोनों काम हमने रिकर्शन से कराए और इनको हमने खुद से ऐड कर दिया, और जो फाइनल आंसर आया वो एफ एन है। ठीक है, इन दोनों ही केसेस में एफ यार एफ रिप्रेजेंट कर रहा है इस पर्टिकुलर केस में कि फैक्टोरियल क्या है, ठीक है, एन का। इस पर्टिकुलर केस में एफ रिप्रेजेंट कर रहा है कि nth फिबोनाची नंबर क्या है। ठीक है, सो इसेंशियली यार ये हमने रिकरेंस रिलेशन अगर हम निकाल लें एक बार तो हमारे प्रोग्राम में कुछ रह नहीं जाता है, फिर हमें बस एक बेस केस फिगर आउट करना होता है एंड देन इस रिकरेंस रिलेशन के अकॉर्डिंग हमें अपना कोड लिखना होता है, राइट। आज के लेक्चर में हम दो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। पहला सम ऑफ डिजिट्स यूजिंग रिकर्शन एंड देन फाइंडिंग p रेज टू द पावर q। बेसिकली एक पावर फंक्शन हम इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, सो विदाउट फर्दर एडू लेट्स गेट स्टार्टेड। So in the first question, we are given an integer n. ठीक, this n can be anything. Let's say this is 5, 1, 3 or this is 1, 2, 3, 4. It could be anything. तो हमें क्या करना है, हमें इसकी सारी डिजिट्स का सम निकालना है यूजिंग रिकर्शन। ठीक, सो इसेंशियली अगर मेरा इनपुट 5, 1, 3 है, so the answer should be the sum of all the digits that this number has, which is 5 plus 1 plus 3। ठीक, इसेंशियली 9 इसका आंसर होना चाहिए। अगर डिजिट 1, 2, 3, 4 है, 1234 बेसिकली, तो इसका आंसर होना चाहिए 1 plus 2 plus 3 plus 4 विच इज 10। ठीक, सो यार ये हमारा क्वेश्चन है सिंपल सा।
अब हम जैसे हर एक रिकर्सिव प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं, वैसे ही हम इसके बारे में भी सोचेंगे कि सब प्रॉब्लम क्या इसके अंदर हो सकती है, इसेंशियली हम रिकर्शन से क्या काम करा के ला सकते हैं सो दैट हमारा काम आसान हो जाए। ठीक, हम उसको कंप्लीट कर पाएँ एक सेल्फ वर्क करके इसेंशियली। ठीक, फिर उसके बाद हम यार सेल्फ वर्क क्या कर दें और बेस केस हम क्या लिख दें, ये 3 चीज़ें हमें फिगर आउट करनी है। ठीक है, देखो लेट्स से 1 2 3 4 मेरे पास इनपुट है। अब लेट्स से मुझे कहीं से 1 2 3 का सम पता चल जाए। ठीक है, अगर मुझे 1 2 3 का सम मान लो 6 पता चल गया कहीं से, रिकर्शन से ही इसेंशियली, तो उसके अंदर बस मैं इस 4 को ऐड कर दूंगी। ठीक है, तो ये हम कर सकते हैं, ये हमारा स्मॉल वर्क हो सकता है और इसको ऐड करना हमारा सेल्फ वर्क हो सकता है। ये चीज़ हम रिकर्शन से करा के ले आए, 1 2 3 को सॉल्व कराना, 1 2 3 का सम और 4 हम खुद से ऐड कर दें। ठीक है, सो लेट्स से कि ये आपको एक नंबर गिवन है जिसके अंदर d डिजिट्स हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 के केस में d 4 है। ठीक है, सो मुझे क्या करना है, फर्स्ट d माइनस 1 डिजिट्स का आंसर तो मैं रिकर्शन से कैलकुलेट करा लूँ, और जो dth डिजिट है या फिर ये कह लीजिए जो लास्ट डिजिट है उसको मैं खुद से रिकर्शन से जो मुझे आंसर मिला उसके अंदर ऐड कर दूँ। ठीक है, सो इसेंशियली हम क्या करना चाह रहे हैं, देखिए हम क्या करना चाह रहे हैं कि हम रिकर्सिवली d माइनस 1 डिजिट्स का सम कैलकुलेट कर लें। ठीक है, मान लीजिए उसको हम स्मॉल आंसर बोल देते हैं। ठीक, उसके बाद जो भी ये स्मॉल आंसर आया, ठीक है, उससे हम अपना फाइनल आंसर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस स्मॉल आंसर में हम लास्ट डिजिट को ऐड कर दें। ठीक है, ये हमारी काइंड ऑफ एल्गोरिथम है। अब यहाँ पर 2 इश्यूज हैं, पहला कि हम पहली d माइनस 1 डिजिट्स कैसे एक्सट्रैक्ट करें और दूसरा कि हम ये लास्ट डिजिट कैसे एक्सट्रैक्ट करें। ठीक है, तो देखिए किसी भी नंबर को आप उठा लीजिए, आप 583 ले लीजिए, आप 1 2 3 4 ले लीजिए, आप कोई भी नंबर उठा लीजिए, किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट को निकालने के लिए हम मॉडुलो 10 का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप 583 मॉडुलस 10 कर दें और 1 2 3 4 मॉडुलस 10 कर दें तो 583 मॉडुलस 10 यार 3 आता है और 1 2 3 4 मॉडुलस 10 4 आता है। ठीक है, तो आप किसी भी नंबर का इसेंशियली n मॉडुलस 10 अगर आप कर देंगे तो आपको लास्ट डिजिट ऑफ n मिल जाएगी। ठीक, चलो लास्ट डिजिट तो n मॉडुलस 10 से मिल गई। अब फर्स्ट n माइनस 1 डिजिट्स कैसे मिलेंगी हमको, वो भी बहुत सिंपल होता है। देखिए आपके पास अगर n 1 2 3 4 है तो अगर आप इसको 10 से डिवाइड कर दें तो आपको 1 2 3 मिलेगा, प्रोवाइडेड कि हम इंटीजर डिवीजन कर रहे हैं। 1 2 3 4 भी एक इंटीजर है, n इज एन इंटीजर, 10 इज ऑल्सो एन इंटीजर। ठीक है, क्योंकि देखिए इंटीजर डिवीजन जावा में फ्लोर वैल्यू को लेती है। देखिए अगर हम 5/2 लिखते हैं जहाँ पे ये दोनों इंटीजर्स हैं तो रिजल्ट 2.5 नहीं आता है, 2 आता है। ठीक है, फ्लोर वैल्यू आती है। ठीक है, इंटीजर डिवीजन में इतना तो अभी तक आप जानते ही होंगे। ठीक है, सो जब हम 1 2 3 4 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमें 1 2 3 मिल जाएगा, और 1 2 3 तो हमारी फर्स्ट d माइनस 1 डिजिट्स हैं। आप कोई और नंबर ले लीजिए 5 6 8 3, आप इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो आपको 5 6 8 मिल जाएगा, विच इज़ द फर्स्ट d माइनस 1 डिजिट्स। अगर टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स d हैं तो n/10 करने से हमें फर्स्ट d माइनस 1 डिजिट्स मिल सकती हैं। ठीक है, सो इसेंशियली अगर मुझे सम ऑफ डिजिट्स निकालना है n का, आप इस फंक्शन को SOD कह लीजिए या आप इस फंक्शन को जैसे हम हर बार रिकर्सिव फंक्शन को f कहते हैं आप इसको f कह लीजिए। अगर मुझे f ऑफ n निकालना है और f ऑफ n यार क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ n। ठीक है, सो इसेंशियली अगर n 1 2 3 4 है तो f n की वैल्यू 10 होनी चाहिए। ठीक है, अब हमने क्या डिसाइड किया, क्या डिस्कस किया कि हम fn कैसे निकालेंगे कि पहले हम d माइनस 1 डिजिट्स का सम जो है स्मॉल आंसर इसेंशियली हम रिकर्शन से कैलकुलेट करेंगे।
और d-1 डिजिट्स आप कैसे एक्सट्रैक्ट कर रहे होंगे, n/10 अगर आप यहाँ पे लिख दें, इसको हम ना 1 2 3 4 के टर्म्स में भी लिख लेते हैं कि भाई f 1 2 3 4 निकालना है तो f ऑफ 1 2 3 निकाल लो। f ऑफ 1 2 3 क्या हो गया, f ऑफ 1 2 3 हो गया सम ऑफ ऑल द डिजिट्स एक्सेप्ट द लास्ट डिजिट, ठीक है। सो 1 2 3 4 के अंदर 4 को छोड़ के बाकी सारी डिजिट्स का सम जो है f ऑफ n/10 हमको ला के दे देगा। ये हमारा रिकर्शन पे बिलीफ है, ठीक है। जब हम सोच रहे हैं, हाई लेवल थिंकिंग कर रहे हैं, तो हमें रिकर्शन पे डाउट नहीं करना है ना। हमें ये मानना है कि ये जो है सही आंसर ला के देगा, ठीक है। हम ये बात जानते हैं कि वो सही आंसर कैसे ले रहा है ना। पूरा सारी कॉल्स होती हैं, F1 2 3 4 F1 2 3 को कॉल करेगा, वो F1 2 को कॉल करेगा, हम ऐसे नीचे नीचे जाएंगे और हमारा आंसर ठीक आ जाएगा, ये बात हमें पता है। बट इस वक्त हमें इतना दिमाग नहीं लगाना, इस वक्त हमें इस चीज़ पे ट्रस्ट करना है कि F1 2 3 6 ला के दे देगा किसी तरह से, ठीक है। ये रिकर्सिव वर्क है। तो सम ऑफ ऑल डिजिट्स एक्सेप्ट लास्ट डिजिट, ठीक है। लास्ट डिजिट इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है, लास्ट डिजिट का सम हम खुद ऐड करेंगे, ठीक। तो लास्ट डिजिट का सम, लास्ट डिजिट बेसिकली हम खुद ऐड करेंगे सम के अंदर। तो n मॉडुलस 10 लास्ट डिजिट हो गई, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई लास्ट डिजिट, ठीक है। सो इसेंशियली यार ये जो काम हमने कराया ये रिकर्सिव वर्क है, और ये चीज़ ऐड करना ये हमारा सेल्फ वर्क है, ठीक। सो अगर आप देखें तो यार ये जो चीज़ है ना, ये हमारी रिकरेंस रिलेशन है। हम रिकरेंस रिलेशन निकाल चुके हैं। बड़ी प्रॉब्लम Fn और छोटी प्रॉब्लम Fn/10 के अंदर जो भी रिलेशन है वो हमने रिड्यूस कर ली है। दो काम हो गए, रिकर्सिव वर्क पता चल गया, सेल्फ वर्क पता चल गया। अब एक चीज़ रह गई कि भाई बेस केस क्या होगा, है ना। देखिए हमने अभी तक क्या डिस्कस किया है कि Fn जो है Fn/10 प्लस n मॉडुलस 10 है, ठीक है। ये हमारी रेकरेंस रिलेशन है। बेस केस क्या होता है, स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम जो किसी सब प्रॉब्लम पे डिपेंडेंट नहीं है, जिसका आंसर हमें डायरेक्टली पता है। लेट्स से आपको कोई सिंगल डिजिट नंबर मिल जाए, 9 8 7 6 5 4 3 2 1, एनी सिंगल डिजिट नंबर, 0, ठीक है। इन सब का आंसर कैलकुलेट करने के लिए आपको इन्हें 10 से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है और फिर उसमें आप 9 मॉडुलस 10 करें, ये हमें करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हम अगर हमें सिंगल डिजिट नंबर दिख रहा है तो हमें डायरेक्टली पता है कि उसका आंसर वही है। अगर मैं आपसे बोलूं कि n की वैल्यू 9 है और सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 9 बताओ, तो आंसर 9 ही तो हुआ। अगर मैं आपसे कहूं कि n 5 है, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 5 में तो एक ही डिजिट है, ठीक है। सो इसेंशियली जो 1 डिजिट नंबर हैं वो सारे के सारे हमारे बेस केस हैं। जब भी हमें 1 डिजिट नंबर दिख जाए तब हम कह देंगे कि यार ये जो नंबर है यही आंसर है, ठीक है। सो बेस केस इसेंशियली क्या है कि अगर n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और n लेस देन इक्वल टू 9 है तो हमें n ही रिटर्न कर देना है। ये हमारा बेस केस है, ठीक। तो यार हाई लेवल पे तो हमने सोच लिया कि यार ये जो चीज़ें हैं, 3 चीज़ें ऐसे इम्प्लीमेंट होगी। एक बार हम इसका कोड लिखते हैं, फिर हम इसका स्टैक डायग्राम बना के समझेंगे, इसका ड्राई रन करेंगे, और एक बार इसको हाई लेवल पे बिना ड्राई रन के भी समझेंगे कि किस तरह से कॉल्स हुई होंगी, ठीक है। चलिए हम हैं लेक्चर नंबर 29 में। इसके अंदर हम एक नई फाइल बना लेते हैं, नाम रखते हैं SOD, रख लेते हैं, सम ऑफ डिजिट्स रिप्रेजेंट कर रहा है ये, ठीक। इसके अंदर हम बना रहे हैं एक मेन मेथड में हमें एक फंक्शन कॉल करना है, एक मेथड कॉल करना है, जो अभी हम बनाएंगे। अभी हम यहाँ पर कॉल कर लेते हैं और फिर हम उसको बना लेंगे। SOD नाम रख लेते हैं मेथड का। आप SOD नाम रख सकते हैं या आप F नाम रख सकते हैं। इंटरव्यू सेटिंग में आप नाम अच्छे से रखिए पूरा। अगर आप इंटरव्यू सेटिंग में हैं तो आप मेथड का नाम पता है क्या रखें, ऐसे पूरा नाम लिखिएगा, सम ऑफ डिजिट्स, ठीक है। अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, शॉर्ट में हम F लिख सकते हैं इसको, ठीक। सो इंट n, ठीक है। या फिर थोड़ी और क्लैरिटी के लिए हम इसको SOD ही लिख लेते हैं, स्मॉल SOD, ठीक है।
सबसे पहले क्या करते हैं, हम बेस केस लिखते हैं। बेस केस क्या है कि अगर n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और n लेस देन इक्वल टू 9 है तो n ही रिटर्न कर दीजिए। उसके बाद रिकर्सिव वर्क करेंगे और स्मॉल आंसर कैलकुलेट करेंगे, राइट। ठीक है, तो स्मॉल आंसर क्या होगा, फर्स्ट d-1 डिजिट्स का सम। ठीक है, सो SOD ऑफ n/10। ठीक, n/10 से हमको फर्स्ट d-1 डिजिट्स मिल जाएंगी। अब हमें फाइनल आंसर कैलकुलेट करना है, इसेंशियली हमें सेल्फ वर्क करना है। ठीक, सेल्फ वर्क से हम फाइनल आंसर निकालेंगे, तो वो कैसे आएगा, स्मॉल आंसर प्लस n मॉड्यूलो 10। ठीक, एंड देन वी विल रिटर्न दी आंसर। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो आंसर है हमें ऐसे डायरेक्टली बनाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आपको वार्निंग दिख जाएगी, सजेशन इसेंशियली कि लोकल वेरिएबल आंसर इज रिडंडेंट, तो आप यहाँ पर डायरेक्टली रिटर्न कर सकते हैं आंसर। ठीक है, मैं आपको ये थोड़ा डिटेल में 3 स्टेप्स लिख के दिखा रही हूँ अभी, क्योंकि हमने रिकर्शन करना ही शुरू किया है, वरना हम इस कोड को बहुत छोटे तरीके से लिख सकते हैं। छोटे तरीके से भी अभी चलो लिखते हैं, अभी तो तीनों स्टेप्स अलग अलग दिख रहे हैं, है ना। अभी छोटे तरीके से भी लिखते हैं, एक बार इसको रन कर लें उसके बाद। ठीक है, देखो 1 2 3 4 मैंने इनपुट दिया हुआ था और 10 जो है आउटपुट आ गया। देखो छोटे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, हमें ये सब कुछ अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली, मैं ये भी लिखा रहने देती हूँ, और या फिर एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं। हम क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्टली यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि SOD ऑफ n/10 प्लस n मॉडुलस 10 डायरेक्टली रिटर्न कर दीजिए। वही चीज़ लिखी है ना हमने, स्मॉल आंसर को एक अलग वेरिएबल में नहीं लिया, बस डायरेक्टली यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, सो इसेंशियली SOD ऑफ n इज इक्वल टू SOD ऑफ n/10 प्लस n मॉडुलस 10। ये वही रेकरेंस रिलेशन है जो अभी हमने देखी थी, बेस केस को हमने अलग से हैंडल कर लिया है। ठीक है, और ये भी आप जानते ही होंगे कि ये कर्ली ब्रैकेट्स भी यहाँ पर ऑप्शनल हैं, क्योंकि एक ही लाइन हमें कंसिडर करनी है, और अगर हम एक ही लाइन कंसिडर करना चाहते हैं इफ ब्लॉक के अंदर, तो कर्ली ब्रेसेस लगाना ऑप्शनल होता है। ठीक है, तो देखिए छोटा सा कोड हो गया बिल्कुल, बट बेस केस, रिकर्सिव वर्क और सेल्फ वर्क हमें इस छोटे से कोड में भी दिख रहे हैं कि भाई दिस लाइन इज बेस केस, दिस इज रिकर्सिव वर्क एंड दिस इज सेल्फ वर्क। ठीक है, हम इसको चला के देखेंगे, तो जैसे पहले वाला चल रहा था वही चलेगा, हमने कोई इसेंशियली इसके अंदर चेंज नहीं किया है। 1 2 3 4 का आंसर 10 आ गया। इसके अंदर एक 5 भी लगा के देख लेते हैं, अब 15 आ जाना चाहिए आंसर। ठीक है, सो 15 आ रहा है। ठीक, आप कोई सिंगल डिजिट देंगे तो वो यहाँ पर डायरेक्टली रिटर्न कर जाएगी, उस केस में कोई रिकर्सिव कॉल और होगी नहीं। ठीक है, तो चलो एक बार हाई लेवल पे देखते हैं कि यार क्या कॉल्स हुई हैं और किस तरह से ये आंसर सही आ रहा है। देखिए, हम अगर 1 2 3 4 इसका सम निकालने के लिए कॉल कर रहे हैं, तो SOD 1 2 3 4 क्या करता है, SOD 1 2 3 4 बोलता है रिकर्शन को कि आप 1 2 3 का सम मुझे ला दो, 4 मैं उसमें खुद ऐड कर दूंगा। ठीक है, अब 1 2 3 की कॉल हुई होगी, 1 2 3 क्या कहेगा कि यार 1 2 3 के लिए आप 1 2 का सम ला दो, 3 मैं खुद ऐड कर दूंगा। 1 2 क्या बोलेगा कि आप मुझे 1 का सम ला दीजिए और 2 मैं खुद ऐड कर दूंगा। ठीक है, अब 1 क्या है, 1 तो बेस केस है क्योंकि सिंगल डिजिट है, 1 किसी और को नहीं बोलेगा कि आप आंसर ला के दे दो, 1 सीधा सीधा 1 रिटर्न ही कर देगा। ठीक है, तो यहाँ से 1 रिटर्न होगा SOD 1 से, और 1 और 2 जब सम होंगे तो 3 आएगा। सो इसेंशियली SOD 1 प्लस 2 3 रिटर्न हो जाएगा SOD 1 2 को, और 1 2 का सम 1 2, अगर 12 आपको डिजिट 12 अगर आपको नंबर मिलता है तो उसके डिजिट्स का सम तो 3 है ना। सो ये चीज़ यहाँ से 3 रिटर्न हुई। ठीक है, ये 3 है अब, और 3 प्लस 3 लिखा हुआ है, तो 3 प्लस 3 यार क्या हो गया, 6 हो गया। ठीक है, तो ये 6 जो है रिटर्न हुआ SOD 1 2 3 पे आके, और आप देखेंगे 1 2 3 अगर 123 आपको n मिला हुआ है तो उसकी डिजिट का सम 6 ही है। सो फाइनली जब इसको 6 रिसीव हो गया तो ये 6 प्लस 4 कर देगा, और 6 प्लस 4 10 हो जाएगा। ठीक है, सो इसेंशियली क्या हो रहा है, 1 2 3 4 का आंसर हम निकालने जा रहे हैं। 1 2 3 4 रिकर्शन को बोलता है 1 2 3 का आंसर ला के दो, 4 में ऐड कर दूंगा। 1 2 3 रिकर्शन को बोलता है 1 2 का आंसर ला के दो, 3 में ऐड कर दूंगा। 1 2 रिकर्शन को बोलता है कि 1
का आंसर ला के दो 2 में ऐड कर दूंगा। अब 1 रिकर्शन को कुछ नहीं बोलता, 1 खुद ही 1 रिटर्न कर देता है क्योंकि वो बेस केस है। ठीक है, यहाँ पर हमारा रिकर्शन टर्मिनेट हो जाता है। 1 और 2 का सम 3 रिटर्न होता है। यहाँ पर हमको 3 मिला, 3 + 3 6 आ गया, 6 रिटर्न हुआ, 6 वैल्यू रिसीव हुई एसओडी 1 to 3 वाली कॉल को, और 6 + 4 10 हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, सो इसेंशियली इस तरह से यार ये कॉल्स हो रही हैं। हम इसका फटाफट से एक ड्राई रन भी देख लेते हैं। ड्राई रन इसका ईजी ही रहेगा, है ना, पर हम एक बार इसका ड्राई रन देख लेते हैं। देखिए, आप ड्राई रन जो है या तो स्टैक डायग्राम बना के कर सकते हैं, या फिर इस तरह का ट्री डायग्राम भी आप बना सकते हैं ड्राई रन करते वक्त। ठीक है, इस क्वेश्चन का हम स्टैक डायग्राम बना लेते हैं। चलिए, हम n की वैल्यू लेते हैं 523। ठीक है, 3 डिजिट का ले लें, काफ़ी है। आंसर 10 आना चाहिए, इसका आंसर भी 10 ही आना चाहिए। ठीक है, या चलो एक डिजिट और बढ़ा लेते हैं, 5 2 3 4 कर लेते हैं। आंसर आना चाहिए 14। 5 2 7 7 3 10 10 4 14। ठीक है, मेन मेथड की स्टैक फ्रेम बनी होगी कॉल स्टैक में। ठीक है, फिर हम यहाँ पहुँचे होंगे, मेन मेथड से एसओडी कॉल हुआ होगा। लेट्स से एसओडी की कॉल हुई है किसी लाइन पे, एसओडी 5 2 3 4। ठीक, सो एसओडी के लिए एक स्टैक फ्रेम बनेगी यहाँ पर। एसओडी को n की वैल्यू रिसीव होगी 5 2 3 4। ठीक है, लाइन नंबर 3 पे आएंगे हम। लाइन नंबर 3 की कंडीशन नहीं सेटिस्फाई होगी तो हम सीधा लाइन नंबर 4 पे जाएंगे। लाइन नंबर 4 में एक रिटर्न स्टेटमेंट है, और रिटर्न स्टेटमेंट में एक मेथड कॉल है प्लस कुछ है। ठीक है, तो ये प्लस तो बाद में होगा, पहले तो ये मेथड कॉल ही होगी। सो मेथड कॉल क्या है, एसओडी n/10। ठीक, सो एसओडी n/10 अगर मेथड कॉल है, जब भी मेथड कॉल होती है एक नई स्टैक फ्रेम बनती है। एक और स्टैक फ्रेम बनेगी एसओडी, जिसके लिए n की वैल्यू क्या रिसीव होगी। देखिए, n इनिशियली 5 2 3 4 है, इसको हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो 5 2 3 आएगा ना। सो यहाँ पर n रिसीव होगा 5 2 3। ठीक है, सो हम यहाँ से इसेंशियली फिर से लाइन नंबर 2 पे पहुँचे हैं। अब हम लाइन 3 पर आएंगे, कंडीशन नहीं सेटिस्फाई होगी, वी विल अगेन गो ऑन लाइन नंबर 4। हम यहाँ पर मार्क करते हुए चलते हैं कि ये जो मेथड कॉल हुई है लाइन नंबर 4 पर हुई है, और हम हर एक स्टैक फ्रेम के अंदर इसेंशियली, क्योंकि हर बार लाइन 4 पर ही कॉल हो रही है, लाइन 4 पर अभी प्रोसेसिंग रुकी हुई है। ठीक है, जब इसका रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद ही n मॉडुलो 10 होगा ऐड। ठीक, लाइन नंबर 4 पर अगेन n/10 हो रहा है और मेथड कॉल हो रही है, तो एसओडी एक और स्टैक फ्रेम बनेगा जिसको n की वैल्यू 52 रिसीव होगी। ठीक है, यहाँ से वापस यहाँ पहुँच गए, इस वाली स्टैक फ्रेम में है हम अभी। n की वैल्यू 0 और 9 के बीच में नहीं है, हम फिर से लाइन 4 पर आएंगे। लाइन 3 पर कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हुई, लाइन 4 पर फिर से मेथड कॉल है जिसमें हम n की वैल्यू को फिर से एक और नंबर डिक्रीज करके भेज रहे हैं। सो एसओडी n इज इक्वल टू 5 जाएगा इस बार, क्योंकि देखिए 52/10 5 होता है। ठीक है, इसलिए इस बार हमारे पास n की वैल्यू 5 रिसीव हुई। यहाँ से फिर यहाँ पहुँचे। ठीक, अब लाइन नंबर 3 पर जब हम आए तो ये कंडीशन यार सेटिस्फाई हो गई, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड n इज लेस देन इक्वल टू 9। ठीक है, 1 डिजिट बेसिकली सिंगल डिजिट नंबर हमको मिल गया, तो इस केस में हम यहाँ से n रिटर्न कर देंगे, n की करंट वैल्यू हम रिटर्न कर देंगे, क्योंकि अगर हमको एसओडी 5 मिल रहा है तो 5 ही रिटर्न हो जाना चाहिए ना। 5 में एक ही डिजिट है 5, तो उसका अगर हम सम देखें तो 5 ही हुआ। ठीक, ये 5 रिटर्न करेगी और स्टैक फ्रेम से यार रिमूव हो जाएगी। ठीक, ये जो 5 रिटर्न हुआ है ये कहाँ रिसीव होगा, लाइन नंबर 4 पे एसओडी 52 की कॉल पे। ठीक है, जब एसओडी 52 की कॉल हुई थी तब हमने यहाँ पर एसओडी 5 कॉल किया था, प्लस 52 मॉडुलस 10 हमने यहाँ पर लिखना है। ठीक है, एसओडी 5 क्यों, क्योंकि 52/10 5 है और n की वैल्यू 52 है, तो 52 मॉडुलस 10। एसओडी 5 की वैल्यू हमको यहाँ पर 5 रिसीव हो गई है, तो अब इस 5 के अंदर हमें 52 मॉडुलस 10 ऐड करना है, और 52 मॉडुलस 10 क्या होता है 2। ठीक है, सो ये वाली वैल्यू कैलकुलेट हुई है लाइन 4 पर 7। लाइन 4 पर इसेंशियली 7 कैलकुलेट हुआ है। ठीक है, तो ये 7 रिटर्न होगा अब, क्योंकि एक बार लाइन 4 पूरी की पूरी चल गई। ठीक है, ये निकल के आ गया, उसमें ये ऐड हो गया, उसके बाद रिटर्न होना है,
तो 7 जो है रिटर्न हो जाएगा इस बार, ठीक है। सो एसेंशियली 7 किसने रिटर्न किया, एसओडी 52 ने, एसओडी 52 ने 7 रिटर्न किया, जो कि करना भी चाहिए था, 5 और 2 7 होता है, 5 + 2 एसेंशियली, ओके। सो अब 7 रिटर्न हो गया। 7 कहाँ रिटर्न हुआ है, देखिए 7 रिटर्न हुआ है एसओडी 523 की कॉल पे, 523 लाइन नंबर 4 पे, एसेंशियली यहाँ पर। और किस वैल्यू के लिए, जब n की वैल्यू 523 है, क्योंकि हमने कॉल की थी 523/10 जो कि 52 होता है, और 523 मॉडुलस 10 यार 3 होता है, ठीक है। एसओडी 52 का आंसर हमें क्या मिल गया है, 7, ठीक है। +3 हम इसके अंदर कर देंगे, तो 7 + 3 हो जाएगा यार 10। तो लाइन 4 पे इस बार 10 आ गया है, ठीक है। और हम सेम लाइन से रिटर्न भी कर रहे हैं, तो हम यहाँ से 10 रिटर्न कर देंगे, ये चीज़ 10 रिटर्न कर देगी। और किसको रिटर्न करेगी, 5234 वाली कॉल में। तो जब हमने 5234 वाली कॉल कर रखी है, तब हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि रिटर्न एसओडी 523/10 विच इज एसेंशियली 523 + 4, क्योंकि 5234 मॉडुलस 10 4 होता है, ठीक है। ये वाली वैल्यू हमको 10 रिटर्न कर दी है इस मेथड कॉल ने। 523 की मेथड कॉल थी ना, इसने क्या रिटर्न किया देखो 10, तो यहाँ पर हमको 10 मिला, 10 प्लस हमने 4 कर देना है, ये तो हमको 10 मिल गया, प्लस 5234 मॉडुलस 10 4 होता है, तो 4 हो गया। ये चीज़ रिटर्न हो जाएगी मेन मेथड पे जाके। सो 10 + 4 14 मेन मेथड के अंदर रिसीव हो गया, जो कि हमारा आंसर भी है। मेन में हम जाके 14 को प्रिंट कर देंगे, तो यार हमारा आंसर 14 आ गया, ठीक है। ऑल्सो इस कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, देखिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ रिकर्सिव कॉल्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम टेकन इन वन कॉल, राइट। अब पहली चीज तो ये है कि नंबर ऑफ रिकर्सिव कॉल्स हमने कितनी करी हैं। अगर हमारे पास 5234 नंबर था, तो हमने 5234 एक कॉल करी थी, फिर 523 52 एंड देन 5। सो एसेंशियली अगर आप देखें तो हम बाई 10 करे जा रहे हैं बार बार नंबर को। सो जब तक नंबर 1 डिजिट का नहीं हो जाता, तब तक हम कॉल्स करते हैं। तो एसेंशियली आप देखेंगे हम जितनी नंबर ऑफ डिजिट्स हैं हम उतनी ही कॉल कर रहे हैं। 5234 में 4 डिजिट्स थी, तो हमने 4 कॉल्स कर रखी हैं, ठीक है। सो अप्रॉक्सीमेटली हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ डिजिट्स, अगर नंबर ऑफ डिजिट्स है, तो नंबर ऑफ डिजिट्स इज दी नंबर ऑफ रिकर्सिव कॉल्स। और एक कॉल के अंदर कितना टाइम लग रहा है, कांस्टेंट टाइम लग रहा है, क्योंकि ये कांस्टेंट ऑपरेशन है, ये पूरा का पूरा। यहाँ पे भी कांस्टेंट ऑपरेशन है, ठीक है। मेथड कॉल में आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मेथड कॉल को करना कांस्टेंट ऑपरेशन है। मेथड कॉल के अंदर क्या काम हो रहा है, वो चीज़ हम इस मल्टीप्लिकेशन से हैंडल कर ही रहे हैं, क्योंकि जितनी भी कॉल्स हो रही हैं उसको मल्टीप्लाई हम कर ही रहे हैं कॉल में टाइम से, ठीक है। सो नंबर ऑफ रिकर्सिव कॉल्स डी हैं और टाइम टेकन इन वन कॉल कांस्टेंट है। सो बिग ओ नोटेशन में हम इसको ओ ऑफ डी सी जब हम लिखने जा रहे हैं, तो सी को तो हम इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि सी एक कांस्टेंट है। सी कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, 4 5 एनीथिंग, कोई भी छोटा सा नंबर, तो हम उसको एसेंशियली ओ ऑफ डी लिख सकते हैं, ठीक है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी ओ ऑफ डी ही हो जाएगी, ठीक। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, देखिए पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं ये चीज़ कि हमें यहाँ पर तो नहीं दिख रहा कोई स्पेस लगा है, बट ये जो कॉल स्टैक बना इसका स्पेस तो कंसिडर होगा, ठीक है। और कितनी स्टैक फ्रेम्स बन रही हैं मेथड कॉल के बाद, नंबर ऑफ डिजिट्स के बराबर ही बन रही हैं, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी इसकी ओ ऑफ नंबर ऑफ डिजिट्स होगी, ठीक है, वेयर डी इज द नंबर ऑफ डिजिट्स, ओके। बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैव अ फॉलो अप क्वेश्चन फॉर यू। इसका कोड आपको खुद लिखना है और आप मुझे कमेंट में बताइए अगर आप इसका कोड सक्सेसफुली लिख पाए, ठीक है। आप अपना कोड भी वहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं, ठीक, जिससे दूसरे बच्चों को भी आपका कोड दिखे, और अगर किसी को नहीं आ रहा होगा तो उसको आ जाए, ठीक है। सो यार फॉलोअप क्वेश्चन ये है कि हमें अगेन एक नंबर n गिवन है, हमें रिटर्न करना है काउंट ऑफ डिजिट्स। देखिए अभी जो हमने पहले क्वेश्चन किया उसमें हम सम ऑफ डिजिट्स रिटर्न कर रहे थे, इस बार हमें काउंट ऑफ डिजिट्स रिटर्न करना है। फॉर एग्जांपल मुझे 5683 इनपुट मिले, तो मुझे 4 रिटर्न करना है, क्योंकि इसके अंदर 4 डिजिट्स हैं। अगर 534 मेरे को इनपुट मिले, तो मुझे 3 रिटर्न करना है, क्योंकि इसके अंदर 3 डिजिट्स हैं, ठीक है। अगर मुझे इनपुट में लेट्स से 9 मिल जाए, तो आंसर आना चाहिए 1, क्योंकि एक ही डिजिट है,
आप सोचिए इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलर सा ही रहेगा, कुछ कुछ सम ऑफ डिजिट्स जैसा, कुछ चीज़ें बदलेंगी, ठीक है। बट एक जो चीज़ें हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आनी चाहिए वो हम सम ऑफ डिजिट से एक्चुअली ऑलरेडी सीख चुके हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव बीन गिवन टू नंबर्स p एंड q और हमें p रेज टू द पावर q की वैल्यू निकालनी है यूजिंग अ रिकर्सिव फंक्शन। ये क्वेश्चन आइट्रेशन से करना तो बहुत इजी है। हम एक लूप लगा सकते हैं जो q टाइम्स चलेगा और हम एक आंसर वेरिएबल रख सकते हैं इनिशियली, जिसको हम 1 से इनिशियलाइज करेंगे, है ना। और ये जो हम लूप चला रहे होंगे 1 से q तक का, इसके अंदर हम आंसर में p को मल्टीप्लाई करते रहेंगे, है ना। तो q टाइम्स एसेंशियली p मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा। पर हमें रिकर्शन से करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए p रेज टू द पावर q होता है p इंटू पी इंटू पी इंटू पी, और ये चीज़ हमें कितनी बार करनी है, q टाइम्स। अगर हम q टाइम्स p को मल्टीप्लाई कर दें तो हमें p रेज टू द पावर q मिल जाएगा, ठीक है। क्या इसी चीज़ को हम ऐसे नहीं लिख सकते कि p रेज टू द पावर q माइनस 1 इंटू पी। देखिए आप ये प्रॉपर्टी जानते हैं ना कि a की पावर b इंटू a की पावर c इज इक्वल टू a टू द पावर b प्लस सी। सो इजेंशियली p रेज टू द पावर q माइनस 1 इंटू p रेज टू द पावर 1, यहाँ पे 1 है ना, तो ये चीज़ p रेज टू द पावर q माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगी, विच इज इजेंशियली p रेज टू द पावर q। तो यार इस लाइन को देखकर ही हम समझ सकते हैं ये चीज़ कि p रेज टू द पावर q माइनस 1 अगर मुझे रिकर्शन निकाल के दे दे तो मैं इंटू पी खुद से कर लूँगी और मेरा आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। सो देखिए अगर मैं इस फंक्शन को इस तरह से रिप्रेजेंट करूँ एफ पी कॉमा क्यू, अभी तक हमने जो क्वेश्चंस करे उनमें सिंगल पैरामीटर जा रहे थे, पर ये पहला क्वेश्चन है जिसमें मल्टीपल पैरामीटर्स जा रहे हैं। आप इसको एफ पी कॉमा क्यू लिख लीजिए, पाओ पी कॉमा क्यू लिख लीजिए, योर चॉइस, ठीक है। अभी हम सिंप्लिसिटी के लिए नाम एफ ही रख रहे हैं, एफ पी कॉमा क्यू। एफ पी कॉमा क्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, p रेज टू द पावर q, ठीक है। सो जैसा हमने देखा कि p रेज टू द पावर q माइनस 1 में p को मल्टीप्लाई करके p रेज टू द पावर q आ जाता है, तो मेथड के टर्म्स में क्या हम इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं कि एफ पी कॉमा क्यू माइनस 1, क्योंकि f की डेफिनेशन क्या है, f क्या करता है, इसको जो भी दो पैरामीटर्स दिए गए हैं उसकी पावर निकाल देता है ये। अगर p कॉमा क्यू दिए हैं तो p रेज टू द पावर q निकालता है, तो ये चीज़ जो है p रेज टू द पावर q माइनस 1 निकाल देगी ना, और उसमें हम अल्टीमेटली p को यार मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सो ये हो गया हमारा रिकर्सिव वर्क और ये हो गया हमारा सेल्फ वर्क, ठीक है। तो इसेंशियली ये जो चीज़ हमने लिख दी है ये हमारी रेकरेंस रिलेशन बन के आ गई है, ठीक है। अब यार हमें बेस केस के बारे में सोचना है, ठीक है। मान लीजिए आपको कोई भी नंबर मिल जाए p जिसकी वैल्यू 5 हो, 10 हो, 523 हो, कोई भी वैल्यू p की हो। अगर हम इनकी पावर 0 पे निकालें, इसेंशियली 5 रेज टू द पावर 0 निकाल लें, 10 रेज टू द पावर 0 निकाल लें, या 523 की पावर 0 निकाल लें, बेसिकली आपको q 0 मिल जाए, तो इन सारे ही केसेस में आंसर 1 है। सो इसेंशियली आपकी p की वैल्यू कुछ भी हो, अगर आपकी q की वैल्यू 0 है तो आंसर 1 होता है, ठीक है। ये हमारा बेस केस है, ठीक। सो इसेंशियली ये जो हमने रेकरेंस रिलेशन लिखी इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि यार एफ पी कॉमा क्यू माइनस 1 इंटू पी होगा, लेकिन कब, जब q ग्रेटर देन 0 है। अगर q 0 है, अगर q 0 के ही इक्वल है तो एफ पी कॉमा क्यू 1 होगा, ठीक है। आप इसको ऐसे लिख दीजिए दोनों को एक साथ, एफ पी कॉमा क्यू इज इक्वल टू दिस, ठीक। सो अगर q अगर 0 है तो 1, और अगर q ग्रेटर देन 0 है तो ये, ठीक है। सो यार ये हमारा रिकर्सिव वर्क हो गया, ये सेल्फ वर्क हो गया, ये हमारा बेस केस हो गया। तो अगर मैं इसका कोड अगर लिख के दिखाऊं आपको, सूडो कोड, तो सूडो कोड इसका काफ़ी सिंपल होगा। हम रेकरेंस रिलेशन के और बेस केस के बेसिस पे सूडो कोड बहुत इजीली लिख सकते हैं, राइट। सो इसेंशियली अगर मान लीजिए मुझे पाओ फंक्शन लिखना है जिसको दो पैरामीटर्स रिसीव हो रहे हैं p और q,
तो सिंपल सी बात है कि अगर Q 0 हो तो 1 रिटर्न कर दो, ठीक है। और अगर Q 0 नहीं है तो क्या रिटर्न करो, तो P की पावर Q माइनस 1 निकालो, है ना। पाओ P कॉमा Q माइनस 1। हम रिकर्शन पे यहाँ पर ट्रस्ट कर रहे हैं कि ये चीज़ P की पावर Q माइनस 1 कैलकुलेट करके ला देगी। और अगर हमें एक बार P रेज टू द पावर Q माइनस 1 की वैल्यू मिल गई तो हम उसमें सिंपली P मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर निकाल सकते हैं। और हमारा आंसर क्या है, P रेज टू द पावर Q। इस मेथड को क्या रिटर्न करना चाहिए, P रेज टू द पावर Q। सो ये लाइन इजेंशियली P रेज टू द पावर Q ही है, राइट। क्योंकि इस वाली चीज़ ने तो P रेज टू द पावर Q माइनस 1 रिटर्न कर दिया होगा, उसमें हमने P मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर बन गया P रेज टू द पावर Q, ठीक है। अगर इसके अंदर मैं आपको कॉल्स का ऑर्डर दिखाऊं, फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, 5 की पावर 4 लेट से हमको निकालना है, ठीक है। 5 की पावर 4 वैसे 625 होता है, तो हो क्या रहा होगा, देखिए ये P है और ये Q है। ये वाली रिकर्शन क्या कर रही है, P की पावर Q माइनस 1 इसेंशियली P कॉमा Q माइनस 1 को कॉल करती है, ठीक है, मेथड सेम मेथड पे। सो F5,4 किसको कॉल करेगा, F5,3 को कॉल करेगा और उसमें 5 मल्टीप्लाई कर देगा खुद से, क्योंकि P खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है ना यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे P की वैल्यू 5 है, ठीक है। तो F5,3 इंटू 5, F5,4 की वैल्यू होगी। F फंक्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यार, F फंक्शन इज रिप्रेजेंटिंग द पावर, ठीक है। सो इसको हम F5,3 की जब कॉल होगी तो F5,3 क्या होगा, F5,2 इंटू 5, राइट। F5,2 क्या होगा, 5,1 इंटू 5। और F5,1 क्या होगा, F5,0 इंटू 5। अब क्या इसके बाद कोई रिकर्सिव कॉल होगी, क्या हमें F,-1 निकालने की ज़रूरत है, नहीं है। हम इसी पॉइंट पे बोल देंगे कि यार इस चीज़ का आंसर 1 है, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर आप 0 निकाल लीजिए वो 1 ही आता है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। सो 1 इंटू 5 रिटर्न होगा इस मेथड पे आके, इस मेथड को वैल्यू मिल जाएगी 5, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, इस लाइन पे हम क्या कर रहे हैं, जो भी रिटर्न हुआ उसके अंदर एक 5 मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो इसेंशियली यहाँ 25 आ जाएगा और ये 25 रिटर्न होगा F5,2 मेथड पे, ठीक है। जब भी F5,2 की कॉल हुई तो उसको 25 रिटर्न हो जाएगा, जो होना भी चाहिए, 5 की पावर 2 इज 25, राइट। फिर हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर 5 मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो 25 इंटू 5 हम खुद से ये कर दे रहे हैं, इसको हम 125 बना दे रहे हैं, ठीक है। 25 इंटू 5, 125 रिटर्न होगा इधर आके, 125 इंटू 5 625 होता है, जो कि हमारा फाइनल आंसर है। आई होप कि आप ये बात समझ पाए हैं कि किस तरह से ये कॉल्स हुई हैं। 5,4 ने 5,3 को कॉल किया है, उसने 5,2 को कॉल किया है, देन 5,1 कॉल हुआ है, लास्ट कॉल 5,0 हुई है, क्योंकि वहाँ पर हम अपने बेस केस पे पहुँच गए हैं। ये हमारा बेस केस है, ये हमारे रिकर्शन को टर्मिनेट करने वाला केस है, ठीक है। चलो एक बार इसको कोड कर लेते हैं एंड देन लेट्स डू अ क्विक ट्राई रन। यहाँ एक नई फाइल बना लेते हैं, यहाँ पर क्लास का नाम पावर रखते हैं, ठीक है। मेन मेथड, फंक्शन का नाम पाव रखते हैं, पाव, और ये दो पैरामीटर्स रिसीव कर रहा है P और Q, राइट। पाव को हमें कॉल करना है यहाँ से। चलिए 5,4 ही निकालते हैं, 5 की पावर 4 625 आंसर आना चाहिए। सबसे पहले क्या लिखेंगे, बेस केस। बेस केस क्या है कि अगर Q हमें 0 मिल जाए तो सीधा सीधा 1 रिटर्न कर दो, ठीक है। रिकर्सिव वर्क, रिकर्सिव वर्क क्या है कि भाई P कॉमा Q माइनस 1 इसेंशियली P रेज टू द पावर Q माइनस 1 ला के दे दो, स्मॉल आंसर ला दो। बेसिकली स्मॉल आंसर होगा पाओ P की पावर Q माइनस 1। इस स्मॉल आंसर से हम अपना बड़ा आंसर कैसे बना सकते हैं, अब मैं यहाँ पर आंसर वेरिएबल नहीं बना रही हूँ, डायरेक्टली लिख रही हूँ कि स्मॉल आंसर के अंदर अगर P को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। इनफैक्ट ये स्मॉल आंसर भी हम रिड्यूस कर सकते हैं, हमें ये लगाने की ज़रूरत नहीं है स्मॉल आंसर एक वेरिएबल नया, हम सीधा सीधा ऐसे रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेस केस है,
ये रिकर्सिव वर्क है एंड देन मल्टीप्लाइंग बाय p इज आवर सेल्फ वर्क। ओके, सही लग रहा है? देखिए इससे क्या हो जाएगा, p रेज टू द पावर q माइनस 1 कैलकुलेट होकर आ जाएगा इस वाली चीज़ से, उसमें हम खुद से p मल्टीप्लाई कर देंगे, p मल्टीप्लाई कर देंगे तो p रेज टू द पावर q बन जाएगा। और इस मेथड को क्या रिटर्न करना था, पाओ इजेंशियली p रेज टू द पावर q ही रिटर्न करना चाहिए। सो अगर हमारा रिकर्शन ठीक काम कर जाए, ये वाला रिकर्शन ठीक काम कर जाए तो हम सही आंसर पे आ जाएंगे। और रिकर्शन ठीक काम करेगा, ये हम रिकर्शन पे फेथ रखे हैं और हमने देखा भी है अभी कॉल से कि ये ठीक काम कैसे कर रहा है, बेस केस तक पहुंच रहा है और बेस केस से आंसर्स रिटर्न हो रहे हैं। ठीक है, कॉल्स हो रही हैं फिर आंसर्स रिटर्न हो रहे हैं, ऊपर एक एक लेवल हम ऊपर बढ़ के आंसर्स रिटर्न कर रहे हैं। सो ये जो फेथ है दैट इज बेस्ड ऑन एक्चुअल रियलिटी दैट इज एक्चुअली हैपनिंग। बट समझने के लिए हम ये बात बोल देते हैं कि ज़्यादा हम दिमाग न लगाएं और इस बात पे फेथ करें, यकीन करें इस बात पे, ट्रस्ट करें रिकर्शन पे, लीप ऑफ फेथ लें एंड जस्ट डू द सेल्फ वर्क। रिकर्शन को उसका काम करने दो, अपने काम पे ध्यान दो यहाँ पर। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय p हमने कर दिया और ये रिकर्शन से करा लिया। ठीक है, तो इसको रन करके देखते हैं। 5 रेज टू द पावर 4 625 आना चाहिए, जो कि बिल्कुल ठीक आ रहा है। मैं इसको आपका फटाफट से ड्राई रन करके दिखा देती हूँ। एक छोटे से केस पे 2 की पावर 3 निकालते हैं। ठीक है, आंसर आना चाहिए 8। p की वैल्यू 2 है और q की वैल्यू 3 है। ठीक है, ये हमारी कॉल स्टैक है। इसके अंदर सबसे पहले मेन मेथड होगा, मेन मेथड p इक्वल टू 2 और q इक्वल टू 3 देके पाव फंक्शन को कॉल कर रहा है। ठीक, ऑन सम लाइन। ठीक, अब क्योंकि मेथड कॉल है तो एक नई स्टैक फ्रेम बनेगी पाओ, जिसको p की वैल्यू रिसीव होगी 2 और q की वैल्यू रिसीव होगी 3। ठीक है, यहाँ पर आई एसेंशियली q 0 है क्या, ये चीज़ चेक करी लाइन 16 पे, और ऐसा नहीं है तो सीधा लाइन 17 पे आ गए। 17 पे p इंटू पाओ p कॉमा q माइनस 1 है। सो एसेंशियली एक मेथड कॉल है लाइन 17 पे। यहाँ लाइन 17 पे रुक गए हैं और मेथड कॉल करने लग रहे हैं पाओ p इज इक्वल टू 2 और q इज इक्वल टू 2 पे। क्योंकि q की वैल्यू तो एक घट गई ना, इसलिए p तो सेम ही है, q की वैल्यू एक घट गई तो p इज इक्वल टू 2 और q इक्वल टू 2 रिसीव हुआ। q इक्वल टू 0 अभी भी नहीं है तो लाइन 17 पे फिर से आएंगे और लाइन 17 पे p मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर एक मेथड कॉल कर रहे हैं। ठीक है, अब मेथड कॉल है तो एक और स्टैक फ्रेम बना रहे हैं, p की वैल्यू 2 और q की वैल्यू 1 रिसीव हो रही है। यहाँ से फिर इधर पहुँच गए, q की वैल्यू 0 है क्या, नहीं, q की वैल्यू तो 1 है, तो लाइन 17 पे आ रहे हैं। लाइन 17 पे अगेन एक मल्टीप्लिकेशन और एक मेथड कॉल है। मल्टीप्लिकेशन तब तक नहीं होगी जब तक इस मेथड कॉल का आंसर नहीं आ जाएगा, उसके लिए एक और स्टैक फ्रेम बनेगी, क्योंकि मेथड कॉल है तो p इज इक्वल टू 2, q इज इक्वल टू 0। ठीक, नाउ जब हम यहाँ से यहाँ पहुँचे, अब q की वैल्यू 0 हो गई है। ठीक है, नाउ सिंस q की वैल्यू 0 हो गई है तो लाइन 16 चलेगी और 1 रिटर्न होगा। ठीक है, तो यहाँ से 1 रिटर्न हुआ है। लाइन 17 पे पहुँचिए, कहाँ पहुँचे, इस वाली कॉल पे, इस वाली कॉल की लाइन 17 पे, इस वाली कॉल की लाइन 17 पे, यहाँ पे हमें 1 मिला है और p की वैल्यू क्या है, p की वैल्यू 2 है। सो 2 इंटू 1, 2 रिटर्न होगा इस कॉल से। इसेंशियली पाओ 2,1 2 रिटर्न कर रहा है, जो करना भी चाहिए, तो ठीक चीज़ रिटर्न हो रही है। ये 2 रिटर्न हो रहा है अगेन लाइन 17 पे 2,2 वाली कॉल पे। ठीक, सो 2, ये p की वैल्यू 2 है और यहाँ पर भी 2 रिटर्न हुआ, ये वाला 2 इज दिस 2। सो 2 इंटू 2 4 रिटर्न होगा दिस टाइम टू विच मेथड, 2 इंटू 2 4 इजेंशियली रिटर्न होगा टू पाओ मेथड विद द कॉल 2,3। ठीक है, सो इजेंशियली पाओ 2,3 पे जब यहाँ पे पाओ 2,3 की कॉल हुई है तो हमने यहाँ पे 2 इंटू पाओ 2,2 किया था ना, तो पाओ 2,2 को वैल्यू रिसीव हो गई है 4। अब हमारा काम रह गया 2 से मल्टीप्लाई करने का, वो हमने कर दिया, 2 इंटू 4 8 हो गया। सो इस वाली लाइन 17 से, ठीक है, 2,3 वाली कॉल वाली लाइन 17 से क्या रिटर्न होगा,
8 कहाँ आके, मेन मेथड पे, ठीक है। सो मेन में हमें फाइनली 2,3 की वैल्यू, पाव 2,3 की वैल्यू मिल गई 18, जो कि मिलनी भी चाहिए थी, 2,3 तो 8 ही है। सो दैट इज आवर फाइनल रिटर्न ऑफ 8। ठीक है, तो आई होप आपको ड्राई रन समझ आया है। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखिए आप कितनी कॉल्स कर रहे हैं। आप क्यू से कॉल करना शुरू करते हैं, क्यू की जो भी ओरिजिनल वैल्यू है, और जब तक वो 0 नहीं हो जाता तब तक आप कॉल्स करते हैं 3 2 1, ठीक है। 0 पे आके हम रुकते हैं, तो हम ऑर्डर ऑफ क्यू के अंदर कॉल्स कर रहे हैं। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ क्यू है, क्योंकि एक रिकर्सिव कॉल में देखिए कोई टाइम नहीं लग रहा है, ये सब कांस्टेंट टाइम है। नंबर ऑफ रिकर्सिव कॉल्स हमारे पास क्यू है और कांस्टेंट टाइम है, तो क्यू इंटू सी। बिग ओ में अगर हम क्यू इंटू सी को लिखेंगे तो हम उसको ओ ऑफ क्यू ही लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सी एक कांस्टेंट टर्म है, उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। सो ऑर्डर ऑफ क्यू हमारा आंसर हो गया इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का, ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी आप देखिए ऑर्डर ऑफ क्यू ही है। क्यू स्टैक फ्रेम्स बन रही हैं क्योंकि क्यू की वैल्यू 0 तक डिक्रीज हो के बाय 1 जा रही है, ठीक है। सो ये भी ऑर्डर ऑफ क्यू क्यू ही हो गया, ठीक है। +1 -1 को आप इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि क्यू अगर 3 है तो 4 स्टैक फ्रेम बनी है, दैट्स ओके। आप इसको q+1 को आप क्यू लिख ही सकते हैं, ठीक है। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ओ ऑफ क्यू है और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी ओ ऑफ क्यू है, ठीक। सो नाउ यार द थिंग इज कि हम इस क्वेश्चन को ओ ऑफ क्यू कॉम्प्लेक्सिटी से बेटर टाइम के अंदर कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी इस क्वेश्चन का डिस्कशन खत्म नहीं हुआ है, वीडियो बंद नहीं करना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोच इस क्वेश्चन की अभी रह गई है। हमने एक अप्रोच करी है जिसमें हमने ओ ऑफ क्यू टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। नाउ द क्लेम इज कि हम ओ ऑफ क्यू से बेटर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में सेम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। रिकर्शन से ही करेंगे, बट लेट्स सी कि क्या वो अप्रोच है जिससे हम बेटर तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यार देखो अभी हमने क्या देखा था कि यार p की पावर q को हम p⁻q-1 इंटू पी लिख सकते हैं। पर एक और तरीका है जिससे हम इसको लिख सकते हैं। देखिए क्या वो तरीका है, हम p⁻q को p⁻q/2 इंटू p⁻q/2 भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 5⁴ है, तो आप इसको 5⁻2 इंटू 5⁻2 भी तो लिख ही सकते हैं ना। अगर आपके पास 2⁸ आ जाए मान लीजिए, ठीक है, तो आप उसको 2⁴ मल्टीप्लाइड बाई 2⁴ लिख सकते हैं ना। इसीलिए मैंने ये चीज़ ऐसे लिख दी है, p⁻q-1 इंटू पी की जगह p⁻q/2 इंटू p⁻q/2 लिख दिया है। बट एक प्रॉब्लम है यहाँ पर, ये चीज़ यार अगर q इवन आ जाए, अगर q इवन हो तो ठीक है, बट अगर q ऑड हो, फॉर एग्जाम्पल आपको 5�7 निकालना है, तो आप इसको 5�7/2 इंटू 5�7/2 नहीं लिख सकते, क्योंकि ये 5�3 इंटू 5�3 हो गया ना, विच इज एसेंशियली 5�6। सो यहाँ पर डिवीजन इंटीजर डिवीजन होती है, फ्लोर डिवीजन होती है। तो हुआ क्या, एक 5 ना मिस हो गया, तो यहाँ पर हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते। अगर क्यू ऑड आ जाए हमें कुछ और करना पड़ेगा, एक चीज़ और करनी पड़ेगी एसेंशियली यहाँ पर, क्योंकि हमारी एक पावर मिस हुई है ना पी की 5 की, तो हम एक पी अपने आप से मल्टीप्लाई कर दें। एसेंशियली हम एक 5 और मल्टीप्लाई कर दें तो ठीक है। 5⁻3 इंटू 5⁻3 इंटू 5 अगर हम यहाँ पर लगा दें, एक और 5 हम खुद से लगा दें, तो ये 5⁻7 ही हो जाएगा ना, ठीक है। तो अगर हमें क्यू ऑड मिल रहा है तो p इंटू p⁻q/2 इंटू p⁻q/2, ठीक है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। सो इसेंशियली यार अगर ये चीज़ ट्रू है, ये चीज़ अगर ट्रू है, तो क्या हम अपनी रेकरेंस रिलेशन को इस तरह से नहीं लिख सकते कि एफ पी कॉमा क्यू इज इक्वल टू एफ पी कॉमा q/2 इंटू एफ पी कॉमा q/2, ठीक है। प्रोवाइडेड q इज इवन, और अगर q ऑड हो तो यार ऐसे लिख दो
एक पी खुद से मल्टीप्लाई कर दो, बाकी जो चीज़ है वो वैसे ही रहेगी। और बेस केस जो हम क्यू को हैंडल करते हैं कि अगर क्यू ज़ीरो आ जाए, वो चीज़ सेम ही रहेगी। अगर क्यू ज़ीरो है तो आंसर वन है, ये चीज़ सेम है, ठीक है। तो यार ये इस केस में हमारी रेकरेंस रिलेशन हो गई। बस हमें इवन और ऑड को अलग से हैंडल करना है। तो अगर मैं इस चीज़ का आपको सूडो कोड लिख के दिखाऊं, चलो इसका एक्चुअल कोड लिखने से पहले एक बार इसका सूडो कोड देखते हैं। सूडो कोड का मतलब होता है कि भाई सिंटेक्स वगैरह हम नहीं देख रहे, बस बेसिक फ्लो ऑफ कोड लिख रहे हैं, ठीक है। सो वी हैव दिस फंक्शन पाओ जो कि दो पैरामीटर्स रिसीव कर रहा है, पी और क्यू, ठीक है। अब क्यू अगर ज़ीरो है तो वो कंडीशन तो हमारी सेम ही रहेगी कि अगर क्यू ज़ीरो है तो वन रिटर्न कर दो, है ना। क्यू अगर इवन है, और इवन ऑड कैसे पता चलता है, टू से मॉड्यूलो करके पता चल सकता है। अगर क्यू मॉड्यूलस टू ज़ीरो आ गया तो इसका मतलब इवन है। तो हमें क्या रिटर्न करना चाहिए, देखिए अगर क्यू इवन होता है तो हम p कॉमा क्यू बाई टू कैलकुलेट करते हैं और उसको दो बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसेंशियली उसको खुद से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो हम स्मॉल आंसर या स्मॉल पावर निकालेंगे, इंट स्मॉल पावर कह लीजिए इसको, स्मॉल पाओ, वो क्या होगा, पाओ p कॉमा क्यू बाई टू, ठीक है। और हमें क्या रिटर्न करना है, ये जो हमने स्मॉल पावर निकाली इसकी मल्टीप्लिकेशन खुद से, स्मॉल पाओ इंटू स्मॉल पाओ, ठीक है। ये हो गया इवन वाला केस। अब यहाँ पर एक चीज़ है यार, मैंने जो ये चीज़ स्मॉल पावर पहले से कैलकुलेट करी है ना, अगर मैं इसको पहले से कैलकुलेट ना करूँ और मैं इस चीज़ को ऐसे लिखने लग जाऊँ, p कॉमा क्यू बाई टू इंटू पी कॉमा क्यू बाई टू, ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या ज़रूरत है स्मॉल आंसर बनाने की, है ना। आप ऐसा भी सोच सकते हैं। पर अगर हम ऐसा करेंगे तो आप देखिए हम ना दो मेथड कॉल्स कर रहे हैं। जब हमने स्मॉल पाव के अंदर एक कॉल करी तो हमें आंसर मिल गया, तो हमें दो मेथड कॉल्स करने की क्या ज़रूरत है। देखिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकाली जाती है, नंबर ऑफ मेथड कॉल्स इनटू टाइम टेकन इन वन कॉल। तो हम नंबर ऑफ मेथड कॉल्स क्यों बढ़ाएं, हम एक ही बार में अपना कैलकुलेट करके ना रख लें। अगर हम बेसिकली अगर हम यहाँ पर ऐसे लिख दें इसको, तो हम दो मेथड कॉल्स कर रहे हैं, है ना। ऐसे लिखने में हम दो बार सेम ही मेथड को कॉल कर रहे हैं, कॉल तो वो हो ही रहा होगा, है ना, सारी प्रोसेसिंग हो ही रही होगी। लेकिन अगर हम इस तरह से लिखें तो हम सिर्फ एक ही बार मेथड कॉल कर रहे हैं और उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ऐसा करने से हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेव हो रही है, ठीक है, टाइम बच रहा है। अगर हम दो बार ऐसे मेथड कॉल करके मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो रही है। मैं क्या करूँगी, लास्ट में ना मैं आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी निकाल के दिखाऊंगी कि अगर हम दो बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दो बार मेथड कॉल करके मल्टीप्लाई करें तो क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। और इस चीज़ की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो हम निकालेंगे ही, क्योंकि वो क्यू नहीं आएगी, क्यू से कुछ और आएगी, तो वो तो हम निकालेंगे ही, ठीक है। पर मैं आपको उस वाले केस की भी दिखाऊंगी कि अगर दो मेथड कॉल्स करेंगे तो क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, वो भी हम लास्ट में निकालेंगे, ठीक है। चलो कमिंग बैक टू दी सूडो कोड, इवन के लिए तो ये ठीक है। ऑड के लिए क्या होना चाहिए, ऑड के लिए अगेन वी नीड टू कैलकुलेट दिस स्मॉल पावर, है ना। ये स्मॉल पावर हम कैलकुलेट करेंगे और इस बार हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, इस बार हम p इंटू स्मॉल पाव इंटू स्मॉल पाव, तीन चीज़ों को मल्टीप्लाई करके रिटर्न करेंगे, ठीक है। स्मॉल पाव इंटू स्मॉल पाव, साथ में एक p भी मल्टीप्लाई करना है क्योंकि ऑड था तो एक p मिस हो गया था। अब ये इस वाले क्लोजिंग ब्रैकेट के बाहर है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये स्मॉल पाव दोबारा क्यों कैलकुलेट करा है, यहाँ पे किया तो था। देखिए ये ना मेथड लेवल स्कोप, ये ब्लॉक लेवल स्कोप के अंदर स्मॉल पाव कैलकुलेट किया गया था। तो इस ब्लॉक के बाहर इस स्मॉल पाव की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। हमने मेथड लेवल स्कोप, ब्लॉक लेवल स्कोप, क्लास लेवल स्कोप ये चीज़ें पढ़ी हैं, है ना। तो आई होप कि आपने वो लेक्चर देखा है और आप ये बात को समझ पा रहे होंगे कि ये पर्टिकुलर चीज़, ये वाला जो स्मॉल पाव है, ये इस वाले ब्लॉक के अंदर कैलकुलेटेड है, तो इस ब्लॉक के बाहर इसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। कोड लिखते वक्त भी मैं आपको ये चीज़ दोबारा दिखाऊंगी, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ आवर कोड विल लुक लाइक। एक बार इस कोड को लिख लेते हैं, देन लेट्स कम बैक एंड लेट्स सी कि क्या कॉल्स हो रही हैं, क्या इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, और एक बार ड्राई रन भी हम देख लेंगे, ठीक है।
जब पावर क्लास तो हमारे पास बनी हुई है, पावर को हमें अलग तरह से इस बार इम्प्लीमेंट करना है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो हमारा ओरिजिनल मेथड था, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ Q है। हम दूसरी अप्रोच देख रहे हैं जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेटर होगी, रिकर्शन से ही कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टैटिक इंट पाओ P Q/2, सॉरी Q रिसीव हो रहा है और Q/2 की तो हमें कॉल करनी है। तो Q अगर 0 है तो हमें 1 ही रिटर्न करना है। अगर Q इवन है, Q मॉडुलस 2 अगर 0 है, इवन है बेसिकली, तो हमें क्या रिटर्न करना है, P⁻Q/2 हमने जो निकाला है उसको हमें 2 बार मल्टीप्लाई करना है। तो एक काम करते हैं, वो जो स्मॉल पावर है उसको यहाँ ही निकाल लेते हैं। पाओ P, Q/2, ठीक है। तो अब अगर मैंने यहाँ पर निकाल लिया है तो मुझे क्या रिटर्न करना है, सिर्फ यहाँ पे मुझे रिटर्न करना रह गया है स्मॉल पाव इंटू स्मॉल पाव, राइट। ये तो हो गया इवन वाला केस। और अगर इवन नहीं है तो ऑड होगा। ऑड है तो क्या करना है, देखिए ये ऑड वाला केस है। ऑड है तो स्मॉल पाव इंटू स्मॉल पाव के साथ साथ एक P भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब एक चीज़ और यार, यहाँ पे ये जो मैंने एल्स लगाया है ना, ये ऑप्शनल है। क्यों ऑप्शनल है, क्योंकि देखिए अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई तो रिटर्न हो ही जाएगा, है ना। इस वाली लाइन पर रिटर्न हो जाएगा, हम आगे जाएंगे ही नहीं। मान लो ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती और अगर मैं यहाँ पर एल्स ना लगाऊं तो हम सीधा अगली लाइन पे आ जाएंगे ना। तो वो वाला एल्स काइंड ऑफ ऑप्शनल हो गया हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पर रिटर्न हो रहा था, ठीक है। और हम अगली लाइन में भी यहाँ पर एक रिटर्न लिखती हैं, ठीक है। सो अगर इवन है तो हम यहाँ पर इसको रिटर्न कर दिए, और ऑड है तो हम यहाँ इस लाइन पर आ गए। आप यहाँ पे एल्स भी लगा सकते हैं और एल्स नहीं भी लगाएंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। स्मॉल पाव मैंने इस बार क्या किया, मैंने यहाँ लाइन नंबर 9 पर ही कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि स्मॉल पाव की ज़रूरत मुझे यहाँ भी थी और यहाँ भी थी। तो ब्लॉक के अंदर कैलकुलेट करने से अच्छा उसको ब्लॉक के बाहर कैलकुलेट कर लिया, जहाँ भी ज़रूरत पड़ी यूज़ कर लिया। अब क्योंकि ये ब्लॉक लेवल स्कोप के अंदर नहीं है, अब ये मेथड लेवल स्कोप में है। पूरे मेथड में स्मॉल पाव को अब हम डिक्लेयर करने के बाद यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम कॉल करते हैं, 5 की पावर 4 है ना, तो 5⁻4 625 आना चाहिए, तो 625 आ रहा है। एक ऑड का एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, 2⁻5 निकालते हैं, ठीक है। 5 क्योंकि अब ऑड है तो इसका आंसर 32 आना चाहिए, 32 आ रहा है, ठीक है। सो एक बार देखते हैं कॉल्स किस तरह से हो रही हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ठीक है। यार सबसे पहले हम FP, Q से शुरू करते हैं। FP, Q, FP Q/2 को कॉल करता है, ठीक है। उसके बाद FP Q/2 Q/4 को कॉल करता है, और हर एक रिजल्ट के जब भी रिजल्ट कैलकुलेट हो जाता है तो Q की वैल्यू के बेसिस पे, Q इवन है या ऑड, हम मल्टीप्लिकेशंस करते हैं। इवन है तो स्मॉल पाव इंटू स्मॉल पाव, ऑड है तो स्मॉल पाव इंटू स्मॉल पाव इंटू P। यहाँ पर हम सिर्फ कॉल्स देख रहे हैं, मल्टीप्लिकेशंस नहीं देख रहे कि कितनी कॉल्स हो रही हैं, कैसे कैसे हो रही हैं। ये Q/8 पे जाएगी कॉल, क्योंकि हर बार 2 से डिवाइड हो रहा है ना। यहाँ पे Q था तो Q को 2 से डिवाइड करा तो Q/2 आ गया। Q/2 को 2 से डिवाइड करा तो Q/4 आ गया। Q/4 को 2 से डिवाइड करा तो Q/8 आ गया, है ना। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये जो डिवीजन के फैक्टर्स आ रहे हैं, जिनसे डिवीजन हो रही है, वो सब 2 की पावर्स में है। अब अगर हम इन डिविजन्स को ध्यान से देखें, Q जिन नंबर्स से डिवाइड हो रहा है वो सब 2 की पावर्स हैं। देखिए यहाँ पर Q/2 की पावर 0 लिखा हुआ है, P, Q/2 की पावर 0। ये चीज़ Q/2 की पावर 1 है, ये Q/2 की पावर 2 है, ये Q/2 2⁻3 है ना। इसेंशियली अगर ये फर्स्ट कॉल थी और ये सेकंड कॉल है, इसी तरह से अगर हम यहाँ पर करते जाएं, सो सेकंड कॉल पे Q⁻2
टू की पावर 1 है, इसेंशियली दिस इज क्यू रेज टू द पावर 2 माइनस 1 ओनली ना। सो अगर हम k प्लस 1th कॉल पर आ जाएं, k प्लस 1th कॉल पे, तो k प्लस 1th कॉल पे एफ पी कॉमा क्यू बाई 2 रेज टू द पावर k हो रहा होगा कॉल, राइट? क्योंकि जो भी कॉल होती है उससे एक छोटे नंबर की पावर चढ़ती है ना, तो अगर k प्लस 1th कॉल है तो एफ पी कॉमा क्यू बाई 2 की पावर k होगा, ठीक है? तो ये क्यू बाई टू 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 द पावर k जा रही होगी यहाँ पे q की वैल्यू, अगर k प्लस 1 टोटल कॉल्स हैं तो। अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमें k की वैल्यू पता चल जाए किसी तरह से, क्योंकि k तो एक नंबर है ना जो हमने अज्यूम करा है, पर एक्चुअल में कितनी कॉल्स हो रही हैं वो चीज़ हमें पता लगानी है। अब देखिए ये कॉल्स तब तक होती हैं जब तक q 0 नहीं हो जाता, क्योंकि ये हमारा बेस केस है। इसेंशियली हम ये वाली चीज़ को ज़ीरो करना चाहते हैं। अगर मेरे पास q बाई 2 रेज टू द पावर k है और अगर मैं चाहती हूँ कि ये चीज़ ज़ीरो हो जाए, तो ये चीज़ कब ज़ीरो होगी? देखिए q रेज टू द पावर k, ये चीज़ कब ज़ीरो होगी? जब 2 की पावर k ग्रेटर देन q हो जाएगा। अगेन क्योंकि हमारे पास हम इंटीजर डिवीजन कर रहे हैं, सो लेट्स से आपके पास 1/2 है, तो ये चीज़ ज़ीरो होती है ना, तो यहाँ पर ये जो 2 था ये 1 से बड़ा था ना। अगर आप 2/5 लिखेंगे वो चीज़ भी ज़ीरो आएगी, क्योंकि ये जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से बड़ा है। सो 2/5 इज ज़ीरो, सो इसेंशियली दिस थिंग विल बिकम ज़ीरो व्हेन 2 रेज टू द पावर k विल बिकम ग्रेटर देन q, ठीक है? सो द रिलेशन बिटवीन k एंड q इज 2 रेज टू द पावर k ग्रेटर देन q। अब इन दोनों साइड अगर हम log ले लें तो log 2 रेज टू द पावर q इज ग्रेटर देन log q, ठीक है? सो ये चीज़ आ जाएगी k ग्रेटर देन log q, ठीक है? तो हम कह सकते हैं कि k अप्रोक्सीमेटली log q है। और नंबर ऑफ कॉल्स कितनी हो रही हैं टोटल? k प्लस 1, k प्लस 1 को भी हम अप्रोक्सीमेटली k मान सकते हैं, तो हम टोटल नंबर ऑफ कॉल्स कह सकते हैं कि log q हो रही हैं, ठीक है? अब आप देखिए आपने q से log q पे ले आया आप अपनी नंबर ऑफ कॉल्स को। जो हमारी पुरानी वाली अप्रोच थी, देखिए पुरानी वाली अप्रोच में हम q कॉल्स करते थे। अगर हम q से शुरू कर रहे हैं तो हम टोटल कितनी कॉल्स कर रहे थे? q कॉल्स कर रहे थे ना। हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी निकाली थी इसकी कि भाई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ q आई थी। O ऑफ q क्यों आई थी? वो क्योंकि टोटल नंबर ऑफ रिकर्सिव कॉल्स q हुई थी। लेकिन इस केस में जब हम बाई टू करके कॉल्स कर रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ कॉल्स log q हो जा रही हैं, और log q इज मच बेटर देन q। अब एक पर्टिकुलर कॉल के अंदर कितना काम हो रहा है वो कांस्टेंट है, क्योंकि ये सारे ऑपरेशंस जो हैं कांस्टेंट टाइम ऑपरेशंस हैं। नंबर ऑफ कॉल्स log q हैं, तो टोटल कॉम्प्लेक्सिटी log q इंटू सी हो जाएगी, और बिग O के अंदर हम इसको O ऑफ log q लिख सकते हैं, ठीक है? सो इसेंशियली इस कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O log q हो जाती है। पुराने वाले कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ q थी। तो हमने क्या इम्प्रूवमेंट करी यार? हमने बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करी अपने टाइम को लेकर। हमने q कॉल्स की जगह log q कॉल्स के अंदर ही अपना काम खत्म कर लिया, ठीक है? सो दैट इज़ वाई दिस अप्रोच इज़ इम्पॉर्टेंट। इसका ड्राई रन भी हम फटाफट से देख सकते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल पे। लेट्स से आपको 2 रेज टू द पावर 4 कैलकुलेट करना है, ठीक है? सो आपको p की वैल्यू 2 मिली है और आपको q की वैल्यू 4 मिली है। ये मेन मेथड है और मेन से पाव कॉल हो रहा है p कॉमा q पे। इसेंशियली पाव 2,4 की वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, ठीक? अब q तो 0 है नहीं, यहाँ पे पहले पाव की स्टैक फ्रेम बना लेते हैं जिसको p2 और q4 मिला है। इस लाइन पे q तो 0 है नहीं, तो स्मॉल पाव कैलकुलेट होगा। स्मॉल पाव की वैल्यू है p कॉमा q बाई 2, ठीक है? तो स्टैक फ्रेम जो नई स्टैक फ्रेम बनेगी उसको p की वैल्यू तो 2 ही मिलेगी और q की वैल्यू 4/2 है ना, क्योंकि q/2 कर रहे हैं ना। तो 4/2 क्या हो गया? 4/2 2 ही हो गया। तो पाव p कॉमा q पाव 2,2 कॉल हो गया इस बार। अभी हम लाइन नंबर 8 पर हैं। अब जब तक देखिए लाइन नंबर 8 पे स्मॉल पाव का आंसर नहीं मिल जाता तब तक हम लाइन नंबर 9 पे प्रोसीड नहीं करेंगे, राइट? नहीं करेंगे ना तब तक लाइन नंबर 9 पे प्रोसीड। तो लाइन नंबर 8 का आंसर अभी हम कैलकुलेट करने के लिए यहाँ से फिर यहाँ पहुँच गए हैं,
ठीक है, अगेन वी आर चेकिंग क्या क्यू 0 है, नहीं क्यू तो 2 है, कोई बात नहीं, लाइन नंबर 8 पे आ जाओ। लाइन नंबर 8 पे एक और मेथड कॉल है जिसको p की वैल्यू तो 2 ही मिल रही है। अब आप q की वैल्यू देखिए, q की वैल्यू q/2 हो गई, 2/2, 2/2 इजेंशियली 1 होता है, तो q की वैल्यू आपको 1 मिल गई। ठीक है, ये चीज लाइन नंबर, सब सारी कॉल्स है लाइन नंबर 8 की है ये। ठीक है, सो अगली कॉल जो हुई वो हुई 2 और 1 पे। ठीक है, 2 और 1 से हम यहाँ पहुंचे वापस, क्या q 0 है, नहीं q तो अभी भी 1 है, 0 तो अभी भी नहीं है, तो लाइन नंबर 8 पे फिर से पहुंच रहे हैं। यहाँ पर पहले लिख दिया मैंने लाइन 8, पर हम लाइन 8 पर हम अब पहुंचे हैं यहाँ पर, और पाओ p कॉमा q/2 कॉल कर रहे हैं। q फिलहाल 1 है, तो 1/2 क्या होता है यार, 1/2 0 होता है, और p 2 ही है, तो 2,0 की इस बार कॉल होगी। ठीक है, पाओ p 2 है और q 0 है। ठीक, q 0 है, ये वाली कंडीशन इस बार ट्रू हो गई इस वाले कॉल के लिए, 2,0 के लिए, तो इस बार 1 रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, हम लाइन नंबर 8 पर नहीं आएंगे, अब इस पर्टिकुलर कॉल के लिए लाइन नंबर 7 पे ही वापस जा रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं, लाइन 8 पे आने की ज़रूरत नहीं। ठीक, सो यहाँ से क्या रिटर्न हुआ इजेंशियली 1, और 1 कहाँ रिटर्न हुआ होगा, लाइन 8 पे इस पर्टिकुलर कॉल के लिए। पाओ 2,1 पे आपको स्मॉल पाओ की वैल्यू 1 मिल गई है, क्योंकि आपने 2,0 कॉल किया था ना यहाँ से, तो 2,0 की वैल्यू तो 1 ही होती है। सो आपको इजेंशियली लाइन 8 पे इस कॉल के 1 मिल गया है। ठीक है, अब हम आगे जा सकते हैं लाइन 9 पे। लाइन 8 प्रोसेस हो गई है, अब हम लाइन 9 पे जा सकते हैं, क्योंकि लाइन 8 पे देखिए ये वाली वैल्यू पहले कैलकुलेट होके 1 आई, फिर असाइन हुई स्मॉल पाओ, फिर लाइन 8 कंप्लीट हो गई। नाउ वी विल मूव ऑन टू लाइन नंबर 9। क्या q मॉडुलस 2 0 है, क्या q इवन है, q इवन नहीं है, क्योंकि q की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं होगी, हम सीधा लाइन 12 पे आ जाएंगे। लाइन 12 पे क्या रिटर्न हो रहा है, p इंटू स्मॉल पाओ इंटू स्मॉल पाओ। देखिए यहाँ पर p की वैल्यू 2 है ना, और स्मॉल पाओ यहाँ पर 1 कैलकुलेट हुआ था, हम यहाँ पे ना स्मॉल पाओ लिखते हुए चलते हैं, अदरवाइज हम भूल जाएंगे। स्मॉल पाओ यहाँ पे 1 कैलकुलेट हुआ था, तो p फिलहाल 2 है और स्मॉल पाओ 1 है, सो 2 रिटर्न हो जाएगा इस वाली कॉल से। सो 2,1 वाली कॉल ने इजेंशियली, देखिए यहाँ पे 2,1 है ना वैल्यूज़, तो पाओ 2,1 ने हमको 2 रिटर्न करके दे दिया है, जो कि करना भी चाहिए था, 2⁻1 तो 2 ही होता है। ठीक है, ये चीज़ कहाँ रिटर्न होगी आके यार, अगेन लाइन नंबर 8 पे। कौन सी मेथड कॉल पे, पाओ 2,2 की लाइन नंबर 8 पे स्मॉल पाओ की वैल्यू रिसीव हुई है 2। ठीक है, तो यहाँ पर हमें स्मॉल पाओ की वैल्यू रिसीव हो गई 2। ठीक है, SP मतलब स्मॉल पाओ। ठीक है, लाइन नंबर 8 पे जाते हैं कि भाई लाइन नंबर 8 पे क्या हो रहा है। लाइन 8 पे ये चीज़ कैलकुलेट हो गई 2। ठीक है, और अब वो स्मॉल पाव में असाइन हो जाएगी, तो स्मॉल पाव में हमने असाइन भी कर दी, तो लाइन 8 जो है प्रोसेस हो गई, लाइन 8 प्रोसेस हो गई। ठीक, और ये यार स्टैक फ्रेम से ना रिमूव भी होते जाएंगे, मैं यहाँ से रिमूव करके दिखा नहीं रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि रिमूव हुए नहीं है, ये रिमूव होते जा रहे हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर स्मॉल पाव की वैल्यू 2 रिसीव हो गई है। ये वाली चीज़ अब रिमूव होगी जब रिटर्न होगा, अभी ये है स्मॉल पाव भी कैलकुलेट हुआ है, अभी ये चल रहा है। क्या q इवन है, यस q इज़ 2 विच मीन्स q इज़ इवन, तो हमें क्या रिटर्न करना है, स्मॉल पाव इंटू स्मॉल पाव। स्मॉल पाव क्या है 2, सो यहाँ से 2 इंटू 2 रिटर्न कर दे रहे हैं 4। लाइन 12 पे जा ही नहीं रहे, लाइन 10 से ही 4 रिटर्न कर दिया। ठीक है, ये चीज़ 4 रिटर्न कर जाएगी, ये मेथड कॉल इजेंशियली 4 रिटर्न कर रही है 2,4 वाली मेथड कॉल पे लाइन 8 पे। ठीक है, सो लाइन 8 पे आपको ये वाली वैल्यू क्या मिल गई है 4। ठीक है, और उसके बाद क्या हो रहा है, 4 वाली जो 4 वैल्यू है वो स्मॉल पाव को असाइन हो रही है, तो स्मॉल पाव इस केस में हमें क्या मिल गया 4। ठीक है, अब हम लाइन 9 पे आएंगे, लाइन 8 प्रोसेस हो गई, लाइन 9 पे आए, लाइन 9 पे हम चेक कर रहे हैं क्या q इवन है,
यस, क्यू इज इवन। ओके, तो क्यू इवन है तो क्या करो, स्मॉल पावर इंटू स्मॉल पावर रिटर्न कर दो। स्मॉल पावर क्या है 4, तो 4 इंटू 4 इजेंचुअली रिटर्न कर दो, तो 16 रिटर्न कर दो। और रिटर्न इस बार कहाँ होगा जाके, इस बार रिटर्न हो जाएगा सीधा मेन पे। रिटर्न वैल्यू बेसिकली कहाँ रिसीव होगी, मेन मेथड में, क्योंकि मेन ने कॉल किया था पावर 2,4 को। सो इसेंशियली फाइनल वैल्यू जो रिटर्न हुई वो 16 है, एंड 16 इज आवर आंसर, क्योंकि हमने 2 रेज टू द पावर 4 की कॉल लगाई थी। इसका आंसर 16 होना चाहिए था एंड वी गॉट 16। ओके, सो आई होप इसका ड्राई रन आपको क्लियर है। अभी भी हम यार रिकर्शन के बिगनिंग फेज में ही हैं, तो ड्राई रन्स अपने आप से कॉपी पेन पे करो और सारी कॉल्स को समझो, ठीक है। एंड अगेन अ जेंटल रिमाइंडर, जब क्वेश्चन सोच रहे हो तो रिकर्जन पे फेथ रखो, डू नॉट डाउट दैट, बट ऑल्सो अंडरस्टैंड दीज कॉल्स कि किस तरह से किस ऑर्डर में कॉल्स हो रही हैं, एंड हाउ दी स्टैक फ्रेम्स आर बीइंग रिमूव्ड, हाउ द मेथड्स आर बीइंग कॉल्ड। ये कोर अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। लेकिन जब आप लॉजिक सोच रहे हैं तब आप इसके बारे में ना सोचें, तब आप सिर्फ स्मॉल प्रॉब्लम, बेस केस और सेल्फ वर्क इन टर्म्स में सोचें, ठीक है। जब एक बार आपका लॉजिक बन जाए देन वेरीफाई इट, ठीक है। और वेरीफाई करने के लिए आपको पूरा आपको स्टैक डायग्राम बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आप इस तरह से मेथड कॉल्स लिख करके भी देख सकते हैं, कौन सी कॉल कहाँ से हुई एंड व्हाट इट रिटर्न, व्हाट वाज मल्टीप्लाइड टू इट। सो बिफोर रैपिंग अप द लेक्चर, लेट मी ऑल्सो क्विकली टेल यू कि अगर यहाँ पर आप एक कॉल करने की जगह, क्योंकि देखिए अभी तो हमने एक ही कॉल करी है, स्मॉल पाव में उस एक कॉल का आंसर रख लिया। अगर हम एक कॉल करने की जगह दो कॉल करते, दो कॉल कैसे करते, यहाँ पे स्मॉल पाव में प्री कैलकुलेट करने की जगह डायरेक्टली ऐसे लिखने लग जाते कि रिटर्न पाव पी कॉमा क्यू बाई टू इंटू पाव पी कॉमा क्यू बाई टू। तो क्या होता, कितनी नंबर ऑफ कॉल्स होती, ये कोड भी यार ठीक चलता, आंसर आपका ठीक आता, पर आप एक कॉल के अंदर, एक मेथड के अंदर दो मेथड कॉल्स कर रहे होते, ठीक है। उससे नंबर ऑफ रिकर्सिव कॉल्स बढ़ रही हैं, पर एग्जैक्टली कितनी नंबर ऑफ रिकर्सिव कॉल्स हो रही हैं वो हम देखेंगे। क्योंकि देखिए इस कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो ओ लॉग क्यू आई थी, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कॉल्स लॉग क्यू आई थी, बाय टू करते गए थे ना। अभी देखते हैं कि दो कॉल्स अगर करने लग जाएं तो टोटल नंबर ऑफ कॉल्स कितनी आएंगी, ठीक है। देखिए आप p रेज टू द पावर q से शुरू कर रहे हैं और आप p रेज टू द पावर q में दो कॉल्स कर रहे हैं, इस बार एक की जगह दो कॉल्स, ठीक है। ये कौन सा कोड है, ये कोड हमने कहीं लिख नहीं रखा है, बस हम इमेजिन कर रहे हैं कि हम स्मॉल पाव को ऐसे प्री कैलकुलेट ना करके डायरेक्टली लिख रहे हैं, ठीक है। उस वाले की कॉल्स में आपको लिख के दिखा रही हूँ, ये ऐसे हम डायरेक्टली लिखने लग जा रहे हैं, क्यू बाई टू इंटू पी कॉमा क्यू बाई टू। इस पर्टिकुलर चीज़ का रिकर्सिव ट्री हम बना रहे हैं। यहाँ पर एक कॉल के अंदर आप दो कॉल कर रहे हैं, एक मेथड के अंदर दोनों क्यू बाई टू। अगर हम क्यू बाई टू पे पहुंच जाएं तो क्या होगा, बाई टू हो जाएगा फिर से, है ना, और फिर दो और कॉल्स होंगी वो बाई टू होके। सो इसेंशियली पी रेज टू द पावर क्यू बाई टू, सो क्यू रेज टू द पावर टू बाई टू, है ना। या आप इसको पी रेज टू द पावर क्यू बाई फोर भी कह सकते हैं, ठीक। क्यू बाई फोर कह लो या क्यू की पावर टू बाई टू कह लो, एक ही बात है, ठीक। ये क्यू बाई फोर जो है ये भी एक और बार टू से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे क्यू रेज टू द पावर एट आ जाएगा, इन सारी जगहों पर एट आ जाएगा इसी तरह से, ठीक है। सो इसेंशियली हम देखें तो यार यहाँ पे भी ये टू की पावर्स ही चल रही हैं, ये टू की पावर जीरो है, ये टू की पावर वन है, ये टू की पावर टू है, फिर टू की पावर थ्री आएगी, ऐसे करते करते हम कभी ना कभी तो क्यू रेज टू द पावर टू की पावर के पे पहुंचेंगे, जो हमारा लास्ट लेवल होगा। और अभी अभी हमने देखा है कि अगर हम ऐसे टू से डिवाइड्स करते जाएं, टू से डिविजन्स अगर हम करते जाएं, तो जो टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स होते हैं उस केस में के की वैल्यू, अगर के टू की पावर के पे अगर हम लास्ट डिवीजन पे पहुंचे हैं तो के की वैल्यू लॉग एन होती है, लॉग क्यू इसेंशियली, है ना। ये चीज तो अभी अभी हम देख कर आए हैं, पर लॉग क्यू जो है यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कॉल्स नहीं है, वो सिर्फ के की वैल्यू है। टोटल नंबर ऑफ कॉल्स तो हमें निकालनी पड़ेंगी, देखो कैसे निकालेंगे। यहाँ पर एक कॉल हो रही है, यहाँ दो कॉल्स हो रही हैं, ये चार कॉल्स हैं, देखो एक दो तीन चार, अगली लेवल पे आठ होंगी, क्योंकि ये दो को करेगा, ये दो को, ये दो को, ये दो को, तो टोटल आठ होंगी, ठीक है। ये भी टू की पावर्स में चल रहा है सब कुछ, टू की पावर जीरो, टू की पावर वन, टू की पावर टू, टू की पावर थ्री, लास्ट लेवल पे टू की पावर के कॉल्स होंगी।
क्योंकि आप देखो यहाँ पे जो भी 2 की पावर होती है, यहाँ पे 2 की पावर 2 थी, तो यहाँ पे 2 की पावर 2 कॉल्स हो रही थी। 2 की पावर 3 हो जाता है यहाँ पे, तो 2 की पावर 3 कॉल्स थी टोटल। सो अगर यहाँ पे 2 की पावर k हो जा रही है तो टोटल नंबर ऑफ कॉल्स 2 की पावर k है, ठीक है। सो इस पर्टिकुलर लेवल पे 2 की पावर k टोटल कॉल्स हैं। ये लेवल 1 है, ये लेवल 2 है, ये लेवल 3 है, लेवल 4 ये वाला लेवल होता जो हमने लिखा नहीं, और ये लेवल k+1 है। k+1th लेवल पे 2 की पावर k से डिवीजन है, ठीक है। सो हर एक लेवल पे हमने देख लिया कितनी कॉल्स हो रही हैं। अगर हमें टोटल कॉल्स निकालनी है तो हमें इन सबको ऐड कर देना चाहिए, तो हम इन सबको कर देंगे ऐड। 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 अप टू 2 की पावर k, है ना, ऐसे। अब ये हमें एक जीपी दिख रही है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। उसका सम हमें पता है कि भाई फर्स्ट टर्म क्योंकि 1 है, 2 की पावर 0, कॉमन रेशियो 2 है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स k+1 है, 0 से शुरू हो रहा है ना और k तक जा रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स k+1 है, तो a r की पावर n-1 अपॉन r-1, ठीक है। सो ये चीज़ हम अप्रॉक्सीमेटली यार 2 की पावर k लिख सकते हैं, ठीक है। इस वाले +1 को आप इग्नोर कर दो, -1 को इग्नोर कर दो, तो 2 की पावर k आ गया। सो टोटल नंबर ऑफ कॉल्स कितनी आ गई यार, 2 की पावर k। और k की वैल्यू क्या है, k की वैल्यू log q है, ठीक है। k की वैल्यू है log q, k हम जानते हैं कि log q है। अगर हम यहाँ पर पुट कर दें तो 2 की पावर log q हो जाएगा ये। अगर बेस 2 पे अगर इसको लिख दिया जाए तो ये चीज़ q के इक्वली आ जाएगी। 2 की पावर log q ही होता है, तो टोटल नंबर ऑफ कॉल्स q हो गई, ठीक है। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी फिर, O ऑफ q। तो अगर हम ऐसे स्मॉल पाव में ना करके डायरेक्टली लिखने लग जाएं तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी log q नहीं बनेगी। उस केस में हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बन के OQ हो जाएगी। इस कोड की O log q है। स्मॉल पावर को अलग से कैलकुलेट ना किया जाए, 2 कॉल्स की जाएं तो OQ हो जाएगी, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसा कर देते हैं कि वो स्मॉल पावर को अलग से कैलकुलेट नहीं करते और डायरेक्टली यहाँ पे एक लाइन अपनी बचा लेते हैं लिखने से, पर उससे हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी खराब हो रही है। तो हमें इस केस में ऐसे लिखना है अगर हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को अपनी इम्प्रूव करना है, ठीक है। सो यार दैट वाज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आज हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं इसेंशियली। पहले क्वेश्चन में हमने सम ऑफ डिजिट्स निकाला है। सम ऑफ डिजिट्स में हमने 2 चीज़ें और सीखी थी कि भाई हमें अगर नंबर को रिड्यूस करना है तो बाय 10 कर दो फर्स्ट d-1 डिजिट्स निकालने के लिए। लास्ट डिजिट निकालनी है तो n-10 कर दो। रेकरेंस रिलेशन थी हमारी ये कि fn इज इक्वल टू fn/10 प्लस n-10, ठीक है। बेस केस था अगर n 0 और 9 के बीच में है तो n रिटर्न कर दीजिए डायरेक्टली, ठीक है। मैंने आपको एक फॉलोअप क्वेश्चन दिया है, आप इसको सॉल्व कीजिए, कमेंट कीजिए इसका आंसर, ठीक है, इसका कोड। और दूसरा क्वेश्चन हमने p⁻q निकाला, जिसको हमने 2 तरीक़ों से सॉल्व किया। एक तरीके में हमने रेकरेंस रिलेशन निकाली है ये कि भाई fp, q इज इक्वल टू fp, q-1 इंटू p, ठीक है। p हम खुद से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दैट इज फॉर q ग्रेटर देन 0। q 0 हमारा बेस केस है जिसके लिए आंसर 1 है, ठीक है। सेम ही क्वेश्चन का हमने एक और अप्रोच देखा कि हम इसको p⁻q/2 इंटू p⁻q/2 भी लिख सकते हैं अगर q इवन है, और q ऑड है तो एक p हमें खुद से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ये वाली मल्टीप्लिकेशंस के साथ। बेस केस हमारा सेम है, q 0 है तो 1। पिछली वाली अप्रोच से इस वाली रेकरेंस रिलेशन से सॉल्व किया तो OQ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आई, इस वाली रेकरेंस रिलेशन से सॉल्व किया तो O log Q टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आई, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक तो अपना फॉलोअप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, दूसरी चीज़ आप खुद से ड्राई रन कीजिए, कॉपी पेन लीजिए और ड्राई रन करके देखिए चीज़ों का, कॉल्स देखिए कौन सी कॉल्स कहाँ कहाँ हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, ठीक है। एंड कोड कीजिए खुद से इन सारे क्वेश्चंस को, ठीक है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। अगले लेक्चर में हम एरेज के कुछ क्वेश्चन करेंगे, इसेंशियली एरेज पे रिकर्शन लगा रहे होंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर, आई होप आपको समझ आया है and I will see you in the next lecture. Thank you for watching this video. As a gentle reminder, आप pwskills.com वेबसाइट पे जाके लेक्चर्स के नोट्स, असाइनमेंट्स और अपकमिंग लेक्चर्स का शेड्यूल एक्सेस कर सकते हैं। एंड ऑल ऑफ दिस इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड आई विल हाईली एडवाइज कि आप असाइनमेंट्स ज़रूर से सॉल्व करें। लेक्चर्स के वीडियोस तो देखें ही, बट इट्स मोर इम्पॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इक्वली इम्पॉर्टेंट कि आप असाइनमेंट भी सॉल्व करें। आपको कॉन्सेप्ट्स पे बहुत अच्छी ग्रिप और मास्टरी बनेगी अगर आप साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी सॉल्व करते रहेंगे। और अगर आपके कोई भी डाउट्स रह जाते हैं असाइनमेंट से रिलेटेड
या लेक्चर से रिलेटेड, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए फॉर्म को फिल कर सकते हैं एंड वी विल सी द फॉर्म एंड जो भी रेलिवेंट डाउट्स हैं वी विल पिक देम अप एंड एड्रेस देम in the upcoming live doubt resolution sessions that we will conduct. So thank you again and happy coding. Bye.